औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, उससे पहले हमने सैम्पलिंग पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या होती है, फिर सैम्पलिंग की टाइप पढ़ी। उस सैम्पलिंग की टाइप में हमने जो फर्स्ट टाइप थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसके बारे में पढ़ा। इसके जो न्यूमेरिकल थे उनको सॉल्व किया, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी उनको देखा। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा यानी कॉन्सेप्ट बन जाए। हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या पढ़ा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम जो सैंपल पिक करते हैं वो रेंडमली पिक करते हैं। क्या करते हैं? रेंडमली पिक करते हैं। और हमने उससे पढ़ा कि उसमें हर एक सैंपल के आने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो। हर एक सैंपल के आने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमने कहा था कि फर्ज करें किसी बॉक्स में कुछ 3-4 किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं तो हर एक के आने के चांसेस इक्वल हो। अगर एक रूम में स्टूडेंट्स लड़के बॉयज है ना, तो अगर 10 बॉयज है तो 10 गर्ल्स ही हो, उनमें से पिक करेंगे तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। यानी मेरे ये पढ़ा था कि मेरे पॉकेट में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, तो जितने 5 के सिक्के हैं उतने ही 2 के सिक्के ही हो, उतने ही 1 के भी हो, कि जब मैं रेंडमली पिक करूं तो हर एक के आने के चांसेस इक्वल हो। ये हमने पढ़ा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, अब उसके बाद हमारी सैम्पलिंग में नेक्स्ट टाइप जो है यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये आपके पेज 17 पर ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, और मैंने आपके सामने बोर्ड पर भी जो मेन हेडिंग थी, जो उसकी डिफिनेशन उससे रिलेटेड, वो लिख ली है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना होता है। अब इसके एडवांटेजेस होंगे वो आगे हम उसके भी साथ नोट कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा बुक में देखते हैं ना, बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ। कहता है सैंपल ऑफ साइज एन इज डिफाइंड टू बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल if it is selected from a population which has been divided into a number of non-overlapping groups or subpopulations called strata, such that part of the sample is drawn at random from each stratum. Stated differently, let heterogeneous। अच्छा, अब देखें, अगर इश्यू वहां पर बन जाता है ना कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग बाज दफा जो है वो बेस्ट रिजल्ट नहीं देती। कहाँ नहीं देती? कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन हो ना वो लार्ज नंबर पर हो, और वो क्या हो, हेट्रोजीनियस हो। वो क्या हो, हेट्रोजीनियस हो। जैसे मिसाल के तौर पर, और मैं ऐसे कह देता हूं, और दूसरा, उनमें जो सैंपल है उनके आने के चांसेस भी इक्वल नहीं। अब जैसे कॉलेज से बच्चे पिक करता हूं, अब फोर्थ ईयर के भी हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकंड ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर के भी हैं। अब मैं उनके दरमियान क्या करना चाहता हूँ, कंपटीशन करते हैं उन सब का। तो लाजमी फोर्थ ईयर के बच्चे बेहतर होंगे, कंसिस्टेंट होंगे एज ए कंपेयर टू फर्स्ट ईयर के। तो लाजमी ये तो वाजब बात है कि वो फोर्थ ईयर वाले आगे रहेंगे, फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं रहेंगे। तो इस सूरत में जब आपके पास पॉपुलेशन जो हो वो हेट्रोजीनियस हो, तो फिर उस सूरत में हेट्रोजीनियस मतलब ये है कि उस पॉपुलेशन में जितने सैंपल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट हो। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के यूनिट है, उसमें फिर सैंपल रैंडम सैंपल को ड्रा करना, यानी उसके एडवांटेजेस नहीं, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब कह देता हूँ, अब मेरे पास ना, यही से ले लेते हैं, मेरे पास ना 40 जो है वो मैन है, 60 जो है वो वोमेन है। ठीक है, मैंने 10 रैंडम सैंपल ड्रा करने, क्या करने, ये इकट्ठे बैठे हुए सारे, यानी टोटल 100 है। टोटल कितने हो गए? 100, यानी पॉपुलेशन साइज मेरे पास हो गया 100। अब 100 में से ना अगर मैं सैंपल रैंडम सैंपल ड्रा करता हूँ 10 सैंपल का, तो हो सकता है एक सैंपल मेरे पास फर्ज कर ये बन जाता है कि 40 में से 4 मैन आ गए और 6 वमेन आ गए। तो मैं कह सकता हूँ यार फिर भी ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि जब मैंने रैंडमली पिक किया तो हो सकता है कि 7 मैन आ जाए और 3 वमेन आ जाए। जी, मैथ के पीरियड में टाइम टेबल चेंज हुआ। अच्छा, वो मैथ के पीरियड आपके मेरे में चौथा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जगह पर लेंगे, टाइम टेबल आज चेंज हो गया।
समझ आई? तो अभी आप थोड़ा वेट करें। आपका मैथ का पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। सेकंड पीरियड आपका स्टेट का होगा, लेकिन आज इन बच्चों को पता नहीं था, तो आज तो इनको खिलाफ दे रहा हूँ। कल से सेकंड पीरियड स्टेट का है, थर्ड पीरियड आपका इंग्लिश का है, फोर्थ पीरियड आपका मेरे हाल में मैथ का है कि फिफ्थ इकोनॉमिक्स का है, ऐसा कुछ है। ठीक है, उस मुताबिक चलेंगे। अच्छा, क्योंकि उर्दू के टीचर आ चुके हैं। तो देखें बेटा, अब 7 वुमेन और 3 मैन, जरा चलो कुछ आटे में और नमक के बराबर काम हो रहा है, जरा कुछ रिजल्ट बेहतर ही हो जाएंगे। तकरीबन दोनों को प्रोबेबिलिटी जो तकरीबन थोड़ी बहुत के तो यार गुजारा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यानी ये थर्ड सैंपल, तो इसका सैंपल पिक हुआ, क्या हुआ क्या कि इधर से हो गए 9 मैन पिक, पिक हो गए। लुटरी लिख दिया, पहले नहीं लिखा था, ये मैन है ये वमेन है। 9 मैन पिक हो गए और एक वमेन पिक हो गए। रोल लाइफ, अब तो वो रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक नहीं रहा ना। अब एक 60 वमेन है, उनमें से एक ही पिक हुई है, उसने क्या 60 को रिप्रेजेंट करना है? और वहां पे 40 मैन है, वहां पे पूरे 9 बंदे पिक हो रहे हैं। मतलब ये इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट जो होंगे वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो रिलायबल नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेस्ट नहीं रहता। फिर हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है, और वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर उसमें हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे? कि ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके मुताबिक उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कॉलेज के टोटल स्टूडेंट थे मिसाल के तौर पर 1000, 1000 बच्चा है। अब 1000 बच्चे में 250 फर्स्ट ईयर के हैं, 300 सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, सब में से इकट्ठे सैंपल पे करूँ, रिजल्ट बेहतर नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे? उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ईयर का अलहदा ग्रुप, सेकंड ईयर का अलहदा ग्रुप, थर्ड का अलहदा, फोर्थ का अलहदा। तो ये जो मैंने ग्रुप में डिवाइड किया ना, ये जो प्रोसेस है मेरा, ये मेरा क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन। यानी पहले वो हेट्रोजीनियस थे, अब ग्रुप बने तो हर एक ग्रुप में जो सैंपल है वो होमोजीनियस है, उनका लेवल तकरीबन सबका बराबर सेम है। अब फर्स्ट ईयर वाले अलग हो गए, सबका लेवल तकरीबन बराबर है, वो आपस में होमोजीनियस है। वो आपस में क्या है? होमोजीनियस, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, यानी वो जब एक, यानी समझ लो कि सेम उनकी कैरेक्टरिस्टिक बन रही है। सेकंड ईयर वालों का लेवल तकरीबन सेम होगा, थर्ड ईयर वाले का वो आपस में सेम होगा, फोर्थ ईयर वालों का सेम होगा। फिर हमने बारी बारी उन चारों में से क्या करना है? सैंपल पे करना है। ठीक है, समझ आई? तो देन लिख दिया कि अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। वो प्रोसेस के जिसके जरिए हम हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है स्ट्रेटम। क्या लिखा है? स्ट्रेटम, अ सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। वो जो ग्रुप मैंने 4 बना लिए ना, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, उनको मैं नाम दूंगा स्ट्रेटम। क्या नाम दूंगा? स्ट्रेटम। यानी मेरे पास 4 स्ट्रेटम है। कितना स्ट्रेटम है? 4। अगर यहां पर मैन और वोमेन को अलग कर दूं तो यहां पर कितने स्ट्रेटम बन जाएंगे? 2, यानी 2 स्ट्रेटम है। समझ आई? फिर स्ट्रेटा, प्लूरल ऑफ स्ट्रेटम, यानी स्ट्रेटम की जमा क्या है? स्ट्रेटा। यानी एक हो तो स्ट्रेटम, एक से ज्यादा हो तो स्ट्रेटा। जितनी मैंने कहा कि मेरे पास 4 स्ट्रेटम है, तो इसके लिए बोलूंगा कि 4 स्ट्रेटा है। क्या है? 4 स्ट्रेटा है। ठीक है, समझ आई? यानी कि स्ट्रेटम की प्लूरल क्या है? स्ट्रेटा। ठीक है, ये हो गया। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रोसेस, स्ट्रेटम इज अ सिंगल सब ग्रुप, strata is a plural of stratum. Now we continue to stratified random sampling. अब इसकी definition, the selection of simple random sampling from mutually exclusive strata is called stratified random sampling. अब वो जो 4 ग्रुप मैंने बना लिए ना, उन चारों ग्रुप से अलग अलग वर्ड क्या यूज किया है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो एक ग्रुप में होंगे वो दूसरे में नहीं होंगे। उन चारों ग्रुप से फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज करते हुए मैं जो रैंडम ड्रा करूंगा ना, वो सैंपल मेरे क्या कहलाएंगे? स्ट्रेटिफाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और वो जो सैंपलिंग है ना, वो क्या कहलाएगी?
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। समझ आई? हमने उन चारों में से फिर टेक्निक कौन सी यूज करनी है? सिंपल वाली यूज करनी है। चारों को ग्रुप बना दिए ना, 4 ग्रुप, हर एक में से जो सैंपल ड्रा करेंगे वो किस टेक्निक से करेंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग से करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजिंग? सब कुछ क्लियर है? अच्छा, अब इसमें इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसका एडवांटेजेस। ठीक है, उसको देखते हैं तो बढ़ते हैं बेटा। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के सारा पढ़ा। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, यानी सिंपल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का सिंपल रैंडम सैंपलिंग पर हम क्यों तरजीह देंगे और कब यूज करेंगे, इसका फायदा क्या है। कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ सच सैंपलिंग आर लो कॉस्ट। एक तो इसका खर्चा कम आएगा। ठीक है, जब आपने ग्रुप बना ली है और ग्रुप में से सैंपलिंग सेलेक्ट करोगे ना सैंपल, तो इस पे खर्चा कम आएगा एज ए कंपेयर टू सबको लेके चलना। दूसरा क्या, ग्रेटर एक्यूरेसी है। आपके पास 4 फर्क करो, जो कॉलेज की एग्जांपल ही दी थी, तो उसमें अब 4 ग्रुप्स हैं, हमारे पास 4 स्ट्रेटा है। हर एक में से जो सैंपल सेलेक्ट करूंगा ना, तो रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। जैसे यहाँ पर अभी मिसाल भी दी थी, तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा जब हर एक में से पिक हो रहा है, हर एक को भी अहमियत मिल रही है, हर एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, तो फिर लाजमी क्या होगा कि रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। दूसरा क्या है, बेटर कवरेज। आप अच्छी कवरेज दे सकते हो। आप जब 4 ग्रुप्स होंगे ना, आप आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे कह देते हैं क्लासेज है आपकी कॉलेज में, स्टेट के लिए क्लास है, मैथ के लिए क्लास है, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर होता क्या कि इसी क्लास में इधर बैठे होते एजुकेशन के बच्चे, इधर बैठे होते स्टेट के बच्चे, साथ ही बैठे होते मैथ के बच्चे, और मैं ही उन तीनों को कवर कर रहा होता एक ही टाइम पर, मुश्किल होता ना। एजुकेशन को सब पढ़ाता तो आप कंफ्यूज, आपको पढ़ाता तो ये कंफ्यूज, आपसे कुछ ना आपसे सही पूछ सकता, ना आपसे सही पूछ सकता, ना कोई सही समझा सकता। लेकिन अब क्या बने हुए हैं, स्ट्रेटा बने हुए हैं, अलग क्लासेस बनी हुई हैं, सब में होमोजीनियस लड़के। आप अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एबिलिटी है, वो आपकी अपनी है, उनकी अपनी है, तो निजाम ठीक चल रहा है। समझ आई ना? तो देखो, बेटर कवरेज हो रही, आप अच्छे से सुकून से पढ़ रहे। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे अब 3rd ईयर 4th ईयर दोनों को कट बैठा दूं, तो लाजमी फिर तो काम नहीं बन पाएगा। तो ये नहीं, इसके एडवांटेज है, लो कास्ट है, ग्रेटर एक्यूरेसी है, बेटर कवरेज है। ठीक है, एक और मैंने लिख दिया है कि व्हेन वी यूज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, हम कब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को यूज करेंगे। तो अभी वो जो लेक्चर शुरू किया तो बताया कि जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, तो हम अब यूज करेंगे उसको। मैंने यानी अच्छा सा क्वेश्चन से बना लिया है, कहता वो यूज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग व्हेन द वेरिएशन अमॉन्ग स्ट्रेटा आर ग्रेटर देन द वेरिएशन विद इन स्ट्रेटा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखें, फर्ज करें ये मेरे पास एक स्ट्रेटा है। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रुप स्ट्रेटा, यानी आप समझे सब ग्रुप हो गया। तो अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, मैंने उनको ग्रुप बना दिए। दूसरा स्ट्रेटा आ गया। ठीक है, लेट अस सपोज तीसरा आ गया। तो यह कहता है वेरिएशन अमॉन्ग स्ट्रेटा, यानी वेरिएशन बिटवीन स्ट्रेटा, ये बिटवीन है, यानी इसके और इसके दरमियान, और ऐसे ही इसके और इसके दरमियान, या इसके और इसके दरमियान जो वेरिएशन है ना, वो क्या हो, ज्यादा हो। यानी दोनों के दरमियान वेरिएशन क्या हो, ज्यादा हो। और इनमें, यानी विद इन का मतलब होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो वेरिएशन है ना वो कम हो, इसके अंदर वेरिएशन कम हो, इन दोनों के दरमियान वेरिएशन ज्यादा हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। वेरिएशन का मतलब ये समझ आए कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत मुख्तलिफ हो, उनके क्वालिटी मुख्तलिफ हो, उनकी एबिलिटी चेंज हो। तब देखें, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर हो गई, ये 3rd ईयर हो गई। तो फर्स्ट ईयर के तमाम बच्चों की विद इन जो वेरिएशन है ना, वो लाजमी कम होगी। सबका लेवल तकरीबन बराबर होगा, सबकी एज तकरीबन बराबर होगी, सबकी जो IQ लेवल है वो तकरीबन बराबर होगा। तो उनकी अंदर की जो वेरिएशन है ना, वो क्या होगी, सेम होगी तकरीबन। तो इसलिए कम होगी। विद इन वेरिएशन का मतलब हो गया विद इन वेरिएशन।
लेकिन इस पूरे ग्रुप का इसके साथ जो वेरिएशन है ना वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, इनकी क्वालिटीज कुछ ज्यादा होंगी, इनकी उम्र ज्यादा होगी, इनके कॉलेज में चलने का अंदाज कुछ और ही होगा, वो नए नए होंगे, डर डर के चल रहे होंगे। और ये तो जैसे आप डॉन हो ऐसे वो भी डॉन थोड़े से बन चुके होंगे, तो ठीक है। आप तो माशाल्लाह खैर डॉन नहीं हो, आप तो बचत कोने में बैठे हो, तो उधर ही बैठे हो, तो उधर से निकल के चले जाते हो, तो आप असल में अल्लाह वाले हो। तो समझ आ गई, क्लियर बात हुई ना? विद इन और बिटवीन क्लियर हुआ? विद इन का क्या मतलब हुआ? उसके अंदर का, यानी फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, ठीक है, सेकंड ईयर क्लास के अंदर के बच्चे, थर्ड ईयर क्लास के अंदर के बच्चे। और बिटवीन का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के साथ, या सेकंड ईयर की थर्ड ईयर के साथ, वो बिटवीन होगी, ठीक है। मैं जब स्टूडेंट में बीएससी तक ना इस विद इन और बिटवीन में बहुत ही कंफ्यूज रहता था कि अरे बिटवीन कौन सी वेरिएशन है और विद इन कौन सी वेरिएशन है। तो अभी जाकर क्लियर हुआ, तो आप ये माइंड में रखें, विद इन मतलब अंदर, उनका आपस में, ठीक है, आपके घर के अंदर का माहौल वो विद इन है, ठीक है। आपका अपने मामू के घर के साथ या आपका अपने मोहल्ले वालों के साथ जो वेरिएशन जो है ना वो बिटवीन है, ठीक है। तो दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्ट्स आर डिजायर्ड, जब हमें किसी एक पार्ट के मुतालिक ना इंफॉर्मेशन जरूरत हो, तो उस सूरत में भी स्ट्रेटिफाइड कौन सा बेस्ट है एज ए कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्यों? अब चाहिए मुझे, फर्ज करो हजरो सिटी ले लेता हूं, अब हजरो सिटी में हर किस्म के लोग हैं, पठान, पंजाबी, बहुत सारे लोग बस रहे हैं, अमीर, गरीब, रेडी वाले, बिजनेस वाले, हर किस्म के लोग हैं। मुझे चाहिए सिर्फ इंफॉर्मेशन रेडी वालों की, ठीक है। तो बजाय मैं ऐसे ही निकल पड़ूं, हजरों में फिर रहा हूं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, ज्यादा मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। इससे बेहतर नहीं है कि मैं पहले आसानी से तमाम रेडी वालों का डेटा इकट्ठा कर लूं, कहीं से ले लूं, कहाँ कहाँ पर मौजूद होंगे वो सारा मेरे पास आ जाए, वो मैं उनका सब ग्रुप एक सेटअप बना दिया है, अब मैं जाकर उनसे आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो क्लियर हुआ ना कि जब किसी खास, अब इधर से ले लें, मैंने जाना है मिसाल के तौर पर हजरों के ये जो ले लेते हैं जो बाइको पंप है, और मैं नया हूँ किधर का, ठीक है। अब मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं वैसे ही चल पड़ा, जब वैसे ही चल पड़ा तो फिर तो पूछ 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 के मेरा बुरा हाल होगा। ये तो फिर भी मशहूर जगह है, कोई छोटी सी एक जगह है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं घर से निकलने से पहले अच्छे से हजरों का जो मैप है उसको चेक करूं, सारा देख लूं, कह रहा हाँ शिनका किधर है, और शिनका के बाद वो जो चौक है वो किस साइड पर है, सारा मालूम कर लूं। मैंने एक स्टेटस बना लिया है, अब मैं उधर ही जाऊंगा, वहां से डेटा कट कर दूंगा, तो मेरी एफर्ट कम हो जाएगी। तो जब किसी खास पार्ट की इंफॉर्मेशन डिजायर्ड हो तब ये यूज करते हैं, जब हमारे पास वेरिएशन जो है बिटवीन ज्यादा हो, विद इन कम हो, तब ये यूज करते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। जी बेटा, तो अभी हमने सारा यानी डिफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, वो कब यूज करना है, सारा पढ़ा। तब देखें कि मैंने लिखा एलोकेशन ऑफ सैंपल साइजेस, वो जो स्टेटा आपने बना लिए हैं उनमें से जो सैंपल हम ड्रा करेंगे वो किस तरह करेंगे, ठीक है, वो किस तरह करेंगे। करने तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ही है, लेकिन उनको कैसे ड्रा करना है उसके क्या कहता है, कहता फोर मेथड ऑफ एलोकेटिंग द सैंपल मेंबर्स आर अवेलेबल। चार मेथड हमारे पास मौजूद है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कि जिनको यूज करके हम सैंपल को ड्रा कर सकते हैं। तो उसमें से पहला आ गया इक्वल एलोकेशन। क्या लिखा है? इक्वल मेंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। टोटल फर्क करें, मैंने टोटल ड्रा करने हैं 20 सैंपल। कितने ड्रा करने हैं? 20। तो अगर मेरे पास चार स्ट्रेटा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो वो कहता है ये नहीं देखो कि फर्स्ट ईयर में 200 बच्चे हैं और थर्ड ईयर में 4 बच्चे हैं और सेकंड ईयर में जितने, यानी उनकी स्टेटा की तादाद को नहीं देखो, आप हर एक में से इक्वल ले लो। टोटल कितने करने? 20। 20 करने ना, तो चारों में से कितने कितने आएंगे? 5 5, यानी फर्स्ट स्टेट में से 5 ले लो, सेकंड में से 5 ले लो, थर्ड में से 5 ले लो,
फोर्थ में भी 5 ले लो। समझ आई ना? यानी विदाउट ये देखे कि स्टेटम का सैंपल साइज कितना है। अब टोटल पॉपुलेशन है 600, उनमें से एक स्टेटम में आ गए 500, ठीक है, एक में क्या आ गए 500, यानी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं 500। बाकी 100 जो है वो बाकी 3 स्टेटम में डिवाइड हो रहे हैं। तो इक्वल एलोकेशन कहती है कि नहीं, आप फिर भी सब में से बराबर बराबर ले लो। इसको बोलते हैं इक्वल एलोकेशन, यानी हर एक में से इक्वल सैंपल ड्रा करना है। क्लियर हुआ? उसका फार्मूला भी लिख दिया है, Ni is equal to n by k, where n is the total sample size, यानी n जो है टोटल सैंपल साइज है, k जो है नंबर ऑफ स्टेटम, कितने नंबर ऑफ स्टेटम है, वही हो जाएगा ना। जैसे भी मैंने कहा कि मेरे पास फर्ज करें सैंपल साइज मैंने 20 तरह करने हैं और स्टेटम यानी स्टेटम मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर 4 है तो 20 डिवाइडिंग बाय 4 करें तो 5 आएगा। हर एक में से 5-5 आप सेलेक्ट करते जाओ। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं? इक्वल एलोकेशन। और ये दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे आसान है। क्लियर? उसके बाद है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटा। प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये है कि नहीं नहीं, वो इक्वल वाली बात तो ठीक ही नहीं है। वो एक में है 500 बच्चे, दूसरे में 140 है, सब में इक्वल है तो अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होंगे। तो फिर प्रोपोर्शनल एलोकेशन कहती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्ट्रेटम, हर एक स्ट्रेटम का जो साइज है ना उसके प्रोपोर्शनल आप क्या लेते जाओ, सैंपल लेते जाओ। इन मिसाल के तौर पर जिसमें बच्चे ज्यादा हैं उसमें सैंपल ज्यादा ले लो, जिसमें कम है उसमें से कम ले लो। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्ट्रेटा में ना स्ट्रेंथ थी 40, सेकेंड में है 20, थर्ड में है 50 और फोर्थ में है 10 मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कहते सब में से इक्वल, कहते 50 में से 50 के प्रोपोर्शन निकाल लो, यानी 20 सैंपल लेने तो 50 का और 20 का प्रोपोर्शन निकाल कर जितने बनते हैं वो निकाल लो, 20 में से जितने बनते हैं वो निकाल लो, 40 में से, यानी 50 ज्यादा है तो ज्यादा आएंगे, फिर से कम 40 है तो इससे थोड़े और कम आएंगे, फिर 20 में से थोड़े और कम हो जाएंगे, फिर 10 में से और कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सैंपल साइज ऑफ स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का जो साइज है उसके प्रोपोर्शनल आपने क्या करना, सैंपल ड्रा करना। समझ आई ना? देखें अब उसके लिए फार्मूला क्या है, Ni is equal to n by Ni by n, where Ni पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्ट्रेटम, यानी हर एक स्ट्रेटम का साइज कितना है वो आपका ये Ni हो गया। जो कैपिटल एन टोटल पॉपुलेशन आपकी हो गई, ये टोटल सैंपल साइज हो गया, और ये जैसे फर्क में हम निकाल लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। मिसाल के वो जो लिखी है ना ये, इसको देख लो। अब इसका निकालते हैं, किसका निकाल लें, टोटल कितने ड्रा कर ले सैंपल बताओ ना। मिसाल के तौर पर कितने ड्रा करने 20, तो पॉपुलेशन कितनी बनी 40, 60, 70 और 50 कितने हो गए 120, यानी कैपिटल एन क्या बन गया 120, कैपिटल एन 120 बन गया। और सैंपल ड्रा करने हैं 20। फर्ज कर मैं ड्रा करता हूं फर्स्ट स्ट्रेटम में से, तो फिर क्या फार्मूला होगा इसी को देख लो, यानी इसमें से कितना ड्रा करूंगा, एन कितना है 20, एन आई कितना है, इसमें कितना साइज है 40, टोटल एन कितना है 120। अब सॉल्व कर लो, 0 0 से कट गया, ठीक है, 4 1 4 4 और 3 12, तो 20/3। मिसाल के तौर पर ये उसमें आता है डेसिमल में आता है, अब उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर में ले आओ, तो वो जो बनेगा ना उतना आपने इसमें से ड्रा करना। क्लियर हुआ? ऐसे ही फिर दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से कार्डिन उनके साइज आप निकाल लो। क्लियर? दोनों ये दोनों इंपोर्टेड है, इस रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे, खासकर इसका तो हम करेंगे भी। और अब यहां पर आ जाते हैं जो हमारे थ्योरी है, कहते हैं नेमन एलोकेशन। अब यहां देखो, कहते हैं मिनिमाइज द वेरिएंस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैंपल, यानी इसकी ना इसकी एक थोड़ी एडवांस टाइप है। इसकी क्या है? एडवांस। कहता है आप प्रोपोर्शनलिटी को तो देख रहे हो, यानी प्रोपोर्शनल तो आप चेक कर रहे हो, साथ आप ये भी चेक करो कि वो स्ट्रेटा कि जिसका वेरियंस कम है उसको थोड़ी ज्यादा अहमियत दे दो, तो क्या करो ज्यादा प्रेफर दे दो। यानी इसमें थोड़ा और एडवांस ले आया है, थोड़ा और क्लियर रिजल्ट के लिए कि प्रोपोर्शनल भी चेक कर रहे हो, थोड़ा मजीद साथ ये भी चेक कर लो कि जिस स्ट्रेटा का वेरियंस
कम आता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, आप उसको ज्यादा प्रेफर करो। नहीं, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा ना, मतलब उसमें वेरिएशन कम है, आप उसको क्या करो, उसमें से कम ले लो। जिसका वेरिएंस ज्यादा आ जाता है ना, उसको मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशन है, उसमें से ज्यादा ले लो। वेरिएशन में क्या बताता है? वेरिएशन बताता है ना कि आपस में उनका कितना डिस्पर्शन है। तो अब एक स्टेटा का वेरिएंस कम आ गया, कम आया ना, मतलब ये कि वहां पर बच्चे ज्यादा एक दूसरे के करीब है, ज्यादा उनकी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक मिलती है, वहां पर आप सैंपल थोड़ा कम ले लें। जहां पर वेरिएंस ज्यादा आ गया है, तो मतलब यह है कि वहां पर वेरिएशन ज्यादा है, वहां पर सैंपल आप थोड़ा ज्यादा ले लें। जहां पर वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, वहां पर ज्यादा ले लें। जहां पर वेरिएंस कम आ रहा है, वहां पर कम ले लें। समझ आई कि नहीं? ठीक है, ये नेमन हो गया। और इसका ये फार्मूला है, देखिए इसमें वेरिएंस भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, वेरिएंस भी है, ये तो सारे आपको चीजें पता, और ये सिग्मा किस पे यूज कर रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन को। आप इस तरीके से निकाल लो। इधर आ जाओ, ऑप्टिमम एलोकेशन, ये इसकी एडवांस शेप है। इसकी क्या है? एडवांस। प्रोपोर्शनल भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएंस भी चेक कर रहे हैं। ये इसकी एडवांस शेप है। इसकी क्या है? एडवांस शेप है। इसकी एडवांस शेप का मतलब ये है कि वेरिएंस तो चेक कर रहे हो, साथ ये भी चेक करो कि किस पर कॉस्ट मिनिमम आती है, किस पर खर्चा कम आता है। जिस पर खर्चा कम आ रहा है, आप उधर क्या करो, उधर आप उसको, यानी पर खर्चा कम है, उधर कम वो कर लो। ज्यादा पे कर लो ना, जिस पर खर्चा ज्यादा है वहां पर कम कर लो, कि आपका यानी ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्लियर हुआ ना? देखें, सैंपल आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट फॉर ए गिवन कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग दिस सैंपल मिनिमाइज द वेरिएंस। जो मेरे पास कॉस्ट है ना, फिक्स खर्चा है। देखें, एक स्टेटअप पर एक स्टेटअप पर भी आता है 10,000 खर्चा, दूसरे पर भी आता है 10,000 खर्चा। तो कहता है दोनों पर अगर कॉस्ट फिक्स है, तो फिर देखो जिसका वेरिएंस मिनिमाइज है ना, फिर आप क्या करो, उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर हुआ? मिनिमाइज द वेरिएंस, फिक्स कॉस्ट, इसके लिए ये फार्मूला है, इसमें आपका कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। तो चार तरीके के क्या थे इक्वल एलोकेशन के? इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेमल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। वो क्या होता है, वो उसमें सारी डिफिनेशन पढ़ ली, उसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, उसको कब यूज करते हैं वो पढ़ लिया, उसमें सैंपल साइज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके चारों मेथड हमने पढ़ ली। कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना हो इससे रिलेटेड? करेंगे ये क्वाड्रेंट साइज ऑफ स्ट्रेटम। ठीक है, स्ट्रेटम भी ठीक है, स्ट्रेटम लिख दो। चले, ठीक हो गया। और कुछ? वो कुछ स्टेट समझ भी आ रही है कि नहीं? हाँ, अभी शुरू ही नहीं हुई, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है।